ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ट्रंप से उम्मीदें और चिंताएं। अब आप देखते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है और यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जानते हैं आप लोग, अमेरिका के नाम से जानते हैं। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। और भारत को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। भारत को इनके राष्ट्रपति बनने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं। अमेरिका के 47वें और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भारत समेत पूरे विश्व में उत्सुकता एवं आशंका का माहौल है। यूरोपीय विदेश संबंध परिषद ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 24 देशों के नागरिकों का एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें भारत, चीन, पश्चिम एशिया, ब्राजील, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने ट्रंप की सत्ता में वापसी का स्वागत किया। उनका मानना था कि ट्रंप प्रशासन उनके देशों और विश्व शांति के लिए अच्छा साबित होगा। ट्रंप की सबसे अधिक लोकप्रियता भारत में दिखी, जहां 80% से अधिक लोगों ने उनकी वापसी को अच्छा माना है। इसके विपरीत आप देखेंगे यूरोप, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे अमेरिका के मित्र देशों के लोगों ने ट्रंप की वापसी पर चिंताएं जताई हैं। सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिका के पारंपरिक मित्र देशों के लोग ट्रंप की बरसों पुरानी संधियों और गठबंधनों को तत्कालिक लाभ के तराजू पर तौल कर देखने की नीति को नापसंद करते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में वह नाटो गठबंधन, दक्षिण कोरिया और जापान, ताइवान की सुरक्षा से लेकर संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका के बड़े योगदान की उपादेयता पर सवाल उठा चुके हैं। वह उसकी कीमत तक मांग चुके हैं। और देखिए, यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नाटो की बात करें तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसके। ट्रंप अमेरिका की बाजा शक्ति की व्यापारिक और सामरिक सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और आयात शुल्क लगाने की धमकियां देते रहते हैं। उनके मित्र और शत्रु देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी नाटकीय अप्रत्याशितता की है, और जो नीति निर्माताओं के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। और इनमें अब उन्होंने कुछ और नई चुनौतियां जोड़ दी हैं। अमेरिका का वफादार नाटो मित्र डेनमार्क इससे परेशान है कि वह उसके उत्तर ध्रुवीय द्वीप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इच्छा जाहिर की है ना। पड़ोसी कनाडा इससे चिंतित थी कि वह उनकी शर्तों ना मानने पर उसे अमेरिका का 51 राज्य बनने पर विवश करने की बात कर रहे हैं। मध्य अमेरिकी देश पनामा इसे लेकर डरा हुआ है कि चीनी खतरे की दलील देकर वह पनामा नहर छीनना चाहते हैं, और जो उस देश की आय का प्रमुख स्रोत है। ट्रंप के अरबपति मित्र एलन मस्क ने तो यूरोप में समाजवादी राजनीति की सफाई के लिए ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में अति दक्षिणपंथी पार्टियों को धन से लेकर मीडिया का समर्थन देना शुरू कर दिया। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान इस असमंजस में है कि उनकी सुरक्षा की ना जाने कितनी कीमत मांगी जाएगी। ऐसी चुनौतियां भारत के समक्ष भी हैं। यद्यपि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक चुनौती के रूप में देखते हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रशासन में फ्लोरिडा के चीन विरोधी सेनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और दूसरे चीन विरोधी सेनेटर माइकल वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। सहयोग से ये दोनों भारत समर्थक रहे हैं। रूबियो ने भारत अमेरिका सैन्य रणनीति के समझौते का प्रस्ताव सदन में रखा था। वाल्ट्ज भारत कॉकस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए नए ट्रंप प्रशासन से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति की धुरी बनाकर चलेगा और चीनी वर्चस्व की काट में भारत का सहयोग करेगा। एक बात और आपको बता दूं यहाँ, देखिए, अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत के वो संभव नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि अमेरिका का झुकाव इस समय भारत की तरफ दिखाई देता है। वर्चस्व की इसमें आप देखें, इस वर्ष भारत को क्वाड शिखर बैठक की मेजबानी भी करनी है, जिसमें भाग लेने ट्रंप के भारत आने की उम्मीद भी है। क्वाड में आप देखिए जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत शामिल है और अमेरिका शामिल है। उनका दौरा रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। भारत और दूसरे एशियाई देशों में ट्रंप की लोकप्रियता का एक कारण निर्णायक फैसले लेने की उनकी प्रवृत्ति भी हो सकती है। वह इस्लामी आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सीधी बात करते हैं और जिससे कई बार जटिल समस्याएं भी हल हो जाती हैं। गाजा में 7 साल की लड़ाई के बाद हुआ युद्ध विराम उसकी एक मिसाल है। उन्होंने, आप देखते हैं कि ट्रंप ने कह दिया था ना, भैया हमारी शपथ तक खत्म कर लीजिए, और आप देखिए शपथ के एक दिन पहले समझौता हो गया। और इसमें हालांकि यूक्रेन में 3 साल से चल रहे लड़ाई का हल उतना आसान नहीं दिखता, फिर भी जेलेंस्की और पुतिन के हालिया बयानों से बातचीत शुरू करने की इच्छा के संकेत मिलने लगे। ट्रंप यूक्रेन की सैन्य सहायता बंद करना और रूस के प्रतिबंध हटाना चाहते हैं, जिससे अमेरिका को व्यापार लाभ हो सकते हैं।
और हकीकत यह है कि अमेरिका की सैन्य मदद के बिना यूक्रेन और नाटो में टिक पाने का दम नहीं है, और ट्रंप अमेरिका को दूसरे युद्ध में उलझाए रखने की मूड में नहीं है। आप देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। और कहते हैं कि अगर यूक्रेन को पीछे से मदद ना मिले ना तो वो कुछ ही दिन में हथियार डाल देगा। और आप देखेंगे कि इसमें, और यह आप देखेंगे दिगर बात है कि वह ग्रीनलैंड और पनामा नहर को अपनी धौंस दिखाकर हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर उनकी आर्थिक धौंस वाली नीति दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। चीनी आयातों पर 60% और बाकी देशों की आयात पर 10% संभावित शुल्क से अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें घटाने में देरी करनी पड़ेगी और जिससे निवेश कम होगा। और जिन देशों के आयातों पर शुल्क लगेगा उन्होंने यदि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी चीजों पर शुल्क लगाना शुरू किया तो व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ जाएगी जो पहले से ही सुस्त चल रही है। भारतीय शेयर बाजार में तो इसके आसार मात्र से ही गिरावट शुरू हो गई है। आप्रवासन पर लगने वाले अंकुश का तो खास असर भारत पर शायद ना हो, क्योंकि भारत से जाने वाले अवैध आप्रवासियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। लेकिन H1B वीजा पर जाने वाले पेशेवरों, पढ़ने जाने वाले छात्रों के वीजा पर स्वयं ट्रंप और उनके सलाहकार मस्क रामास्वामी और श्री रामकृष्ण अंकुश लगाने की पक्षधर नहीं है। एक ऐसे समय जब भारत को अपनी विकास की गति बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक माल बेचने और निवेश आकर्षित करने की सख्त जरूरत है, उस समय आयात शुल्क और व्यापार युद्ध का खतरा गंभीर चुनौती खड़ी करता है। लेखक BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं शिवकांत शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। एक और बात बता दूं आपको, जो ब्रिक्स देश है ना, इन्होंने कहा कि हम एक वैकल्पिक मुद्रा लाएंगे, करेंसी लाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि भैया ऐसा किया तो हम क्या करेंगे, हम आप पर 100% टैरिफ लगा देंगे। और भारत भी ब्रिक्स का मेंबर है, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। चलिए, ब्रिक्स के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी नीचे लिखी, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। दिल्ली में आप और कांग्रेस का द्वंद्व। कांग्रेस समझ गई है कि उसके वजूद के लिए आप बड़ा खतरा है, इसलिए दिल्ली में उसके खिलाफ आक्रामक हो गई है। ये आप सभी जानते हैं, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे, फिर उसके बाद आप देखिए 38 यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल कब किया गया था बताइए आप लोग, किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये चुनाव चाहे आपकी विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ऊर्जा, भक्ति भाव। भक्ति भाव से होता है, भाव के अभाव में भक्ति का रंग नहीं खिलता। भाव प्रबल हो तो भगवत साक्षात्कार भक्त को जरूर होता है और भक्ति के पथ से ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने में सफल होता है। भक्ति से ही भगवान रिश्ते हैं और भक्त को दर्शन देते हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं रहता है, बस वह तो अंतर्यामी है। कौन सच्ची भक्ति करता है, कौन झूठा है, उनको सब पता है। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, रैदास, सूर्य, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु आदि ने भक्ति का अकृत्रिम उदाहरण सामने रखा है। भक्ति नित्य प्रतिदिन का नियम है। भक्ति के 9 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन और अर्चन, बंधन, दास संख्य और आत्मनिवेदन। भोजन नित्य करते हैं जो तो भजन भी नित्य नियम पूर्वक करें, और जिसने भक्ति रस का स्वाद चखा है उसे फिर कोई और रस नहीं भाता है। मानव जीवन भक्ति हेतु मिलता है, भक्ति के बिना यह जीवन सार्थक नहीं होता है। दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी भक्ति ना की तो दुर्भाग्य। भक्त की भक्ति इतिहास रचती है, भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। भगवान को बांधने में कोई इस सृष्टि में समर्थ नहीं है, पर वह भक्ति की प्रेम से बंध जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की सदा संकटों से रक्षा करते हैं। भक्त को भगवान से प्रेम होता है पर अभक्त को संसार से। जिसे संसार से प्रेम है वह भक्ति नहीं कर पाता, और संसार की माया मोह के कीचड़ एवं लोभ लालच के फंदे में आखंड डूबकर आजीवन दुख भोगता है। जो भक्ति करता है उसे भगवान का आशीष, कृपा, संरक्षण जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में पग पग पर परीक्षा होती है। जिनकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण प्रभु के चरणों में उनकी नया पार होती है।
लेकिन जो भक्ति नहीं कर पाते हैं उनकी नैया बीच भंवर में डूब जाती है, उन्हें आवागमन से छुट्टी नहीं मिलती। भक्ति से ही जीवन में मुक्ति मिलती है और भक्ति भक्त को भाव से पार करती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, सीखा करिए, पढ़ा करिएगा आप लोग। शांति की संभावना एक केवल पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए एक शुभ संकेत है कि इजरायल और फलस्तीनी संगठन हमास के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के तहत हमास उन बंधकों को छोड़ेगा जिन्हें उसने 7 अक्टूबर 2023 के एक भीषण हमले में इजरायल में घुसकर अपहरण कर लिया था एक तरह से। इसके बदले इजरायल फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने के साथ गाजा पट्टी से पीछे हटेगा और अपनी सैन्य कार्रवाई रोकेगा। इस समझौते की 3 चरण हैं। समझौता पूरी तरह तभी लागू हो पाएगा जब पहले और दूसरे चरण को पूरा करने में सफलता मिलेगी। देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं। समझौते के पूरा होने और उसके कायम रहने के आसार इसलिए कम है क्योंकि एक ओर जहां यह दिख रहा है कि हमास इजरायल को नष्ट करने की अपनी सनक का परित्याग नहीं करने वाला है, वहीं दूसरी ओर इजरायल सरकार यह मानती है कि हमास के खात्मे के बगैर शांति संभव नहीं है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता पहले से भी हो सकता था यदि हमास बंधकों को छोड़ने पर राजी हो जाता, लेकिन वह इजरायल पर कठोर शर्तें थोपता रहा। हमास की इस जिद के चलते गाजा पट्टी के 40,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों को पलायन के लिए बेबस होना पड़ा। हुआ बोला यह मानने के अच्छे भले कारण है। यही समझौता इसलिए हो सका क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वह हर हाल में दोनों पक्षों के बीच समझौते होते देखना चाहते थे। अच्छा होता कि ऐसी ही प्रतिबद्धता राष्ट्रपति जो बाइडेन दिखाते, वह शांति समझौते की बात तो करते रहे लेकिन ना तो हमास पर दबाव बना सके और ना ही उसे समर्थन देने वाली कतर पर। बाइडेन इजरायल पर भी इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सके। वह ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपनी नीति छोड़े और अपनी सैन्य कार्रवाई में आम लोगों को निशाना न बनाए। इसके स्थान पर वह इजरायल को हर तरह की सैन्य आप देखते हैं कि सहायता देते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि इजरायल यह जानते हुए भी गाजा पर अंधाधुंध हमले करता रहा कि वह इस तरह हमास को समाप्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से पिछले 15 महीनों में गाजा में जो तबाही हुई उसके लिए हमास ही अधिक जिम्मेदार है। यदि उसने इजरायल में घुसकर आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया होता तो संभवतः इतना अधिक विनाश नहीं हुआ होता। और चिंताजनक यह है कि समझौते के बाद भी हमास और इजरायल के बीच अविश्वास दिख रहा है। यह स्थिति कभी भी समझौते के भंग होने का कारण बन सकती है। इसलिए आवश्यक है कि सभी पक्ष यह सुनिश्चित करें कि ऐसा ना होने पाए। विकास की पहल। आने वाले वित्तीय वर्ष में नए आरओबी बाईपास पुल से लेकर रिंग रोड तक के लिए बजट बिहार के विकास की गति को और तेज करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा में जिन आधारभूत संरचनाओं पर जोर देते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया, उससे संबंधित क्षेत्र की आर्थिकी को बल मिलने की संभावना प्रबल हो गई। यह एक सराहनीय पहल है जिस पर तीव्र गति से कार्य किया जाना चाहिए। राज्य में सड़कों के निर्माण से यातायात सुगम हुआ है, पर भविष्य को देखते हुए अभी से आधारभूत संरचनाओं को और अधिक बढ़ाना भी समय की मांग है। यह एक दूरदर्शी सोच है ताकि उन जरूरतों को देखते हुए अभी से इसके लिए तैयार कर लिए जाए। और बेतिया में नए बाईपास की घोषणा के साथ ही इनरवा से वाल्मीकि नगर तक दोनों कैनाल पर सड़क निर्माण का जो निर्देश दिया गया वह इन क्षेत्रों के लिए बड़ी जरूरत है। खगड़िया में आप देखते हैं कि NH 31 से बाईपास तक बूढ़ी गंडक पर पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण को घोषणा से भी इस क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। सारण में आप देखिए नई एलिवेटेड सड़क निर्माण के साथ ही सारण तटबंध पर सिंगल लेन सड़क को डबल लेन में परिवर्तित करने की पहल जाम से छुटकारा में सहायक सिद्ध हो सकेगी। आबादी बढ़ रही है और उस हिसाब से नई बसावट भी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए योजना जरूरी है ताकि आगे चलकर समस्या उत्पन्न नहीं हो। और देखिए बिहार की बात करें तो पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार एक लंबे समय से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ड्रोन से बदलेगा कृषि का स्वरूप। भारत जैसे देश में कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ड्रोन तकनीक कृषि क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। ड्रोन तकनीक न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है। यह किसानों को अधिक कुशल और टिकाऊ लाभदायक तरीके से खेती करने में मदद कर रही है। सरकार, निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थान और किसानों के संयुक्त प्रयासों से ड्रोन तकनीक का उपयोग और बढ़ेगा। यह भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। ड्रोन को मानव रहित हवाई वाहन भी कहा जाता है। आधुनिक सेंसर, कैमरों, GPS और अन्य तकनीकों से लैस होते हैं। ये कृषि कार्यों में विभिन्न तरीकों से उपयोगी साबित हो रहे हैं। वे रोगग्रस्त पौधों, कीटों के प्रकोप, खरपतवार की उपस्थिति और पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों की सटीक पहचान कर सकते हैं।
इससे किसानों को समय पर उचित कदम उठाने जैसे कि लक्षित कीटनाशक या फिर उर्वरक का उपयोग करने और नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। ड्रोन द्वारा एकत्रित डाटा से उपज का अनुमान भी लगाया जा सकता है और जिससे किसानों को फसल की कटाई और विपणन की योजना बनाने में मदद मिलती है। ड्रोन पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम समय में एक बड़े क्षेत्र में कीटनाशक और उर्वरक का सटीक छिड़काव कर सकते हैं। यह न केवल समय और श्रम बचाता है बल्कि रसायनों के उपयोग को भी अनुकूलित करता है और जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। ड्रोन द्वारा सटीक छिड़काव से रसायनों की बर्बादी भी कम होती है और लागत में कमी आती है। ड्रोन भूमि सर्वेक्षण और आप देखते हैं कि मानचित्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी किसानों को खेत की सीमाओं को परिभाषित करने, ढलान और जल निकासी का विश्लेषण करने, सिंचाई प्रणालियों को डिजाइन करने और अन्य कृषि गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। कुछ विशेष रूप से डिजाइन किए गए ड्रोन बीजों को फैलाने और पौधारोपण करने में भी सक्षम है और जिससे बुआई और पौधारोपण की प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाया जा सकता है। ड्रोन का उपयोग मवेशियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। ड्रोन खेतों में नमी के स्तर का आकलन भी कर सकते हैं और जिससे किसानों को सिंचाई की योजना बनाने और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद मिलती है और इससे पानी की बचत होती है और फसल की उपज में सुधार होता है। कुल मिलाकर एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों के साथ ड्रोन का एकीकरण कृषि को और भी कुशल और टिकाऊ बना देगा। लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, अच्छी बात है। इस तरह के टॉपिक पर लिख रहे हैं तो ड्रोन का उपयोग बता सकते हैं आप लोग, इसकी उपलब्धियां क्या हो सकती हैं, उसके बारे में लाभ क्या हो सकते हैं। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कि देख सकते हैं आप लोग। ये तत्कालिक लाभ से प्रभावित मतदाता, जो आजकल फ्री देने की बातें हो रही है ना, होड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा हो रही है कि भैया हम ये देंगे, हम ये देंगे, दूसरी पार्टी कहती हम ये देंगे। लोकतंत्र की जटिल व्यवस्था में सत्ता अंततः लोगों के हाथों में ही होती है और लोग ही तो वोट करते हैं। और आप देखते हैं कि आजकल इसमें एक चिंताजनक मिथ्यावास देखने को मिल रहा है। विकल्पों की प्रचुरता का सामना कर रहे मतदाता सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की तुलना में तत्कालिक लाभ से अधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं। सरकारें बेहतर कार्य करने के बावजूद सत्ता से बाहर हो जाती हैं और वे अक्सर उन वादों की तलाश में होती हैं जो स्थायी विकास के बजाय अल्पकालिक राहत प्रदान करते हैं। मतदाताओं और राजनेताओं दोनों की ओर से फोकस में यह बदलाव और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली और हमारे समाज के भविष्य के बारे में भी गंभीर सवाल उठाता है। जबकि विकल्पों में विविधता एक स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान है। विकल्पों की अधिकता ने एक अजीब प्रवृत्ति को जन्म दिया है। चुनावी प्राथमिकताओं में यह नजरिया लोकतंत्र की बुनियादी समझ के बारे में चिंता पैदा करती है। क्या हम एक समाज के रूप में विकास की कीमत पर तत्काल संतुष्टि के आकर्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं? आजकल एक नई प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है कि वह है सरकारों का तेजी से बदलना। यह अक्सर तत्काल संतुष्टि की इच्छा और अल्पकालिक लाभ के आकर्षण से प्रेरित होती है। ऐसा लगता है कि मतदाता मुक्त सुविधाओं और तत्काल लाभ के वादों में तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, जो अक्सर एक निर्वाचित सरकार द्वारा प्रदान की जा सकने वाली दीर्घकालिक दृष्टि और स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। त्वरित समाधान और त्वरित पुरस्कारों की इस युग में राज्य चलाने में निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। और जबकि मतदाता किसी राष्ट्र की नीति को अक्सर आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नागरिकों के लिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे अपने पास मौजूद शक्ति और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को पहचानें। निर्वाचित अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य लोगों की आवाज के रूप में सेवा करना, मतदाताओं की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सार्थक नीतियों और कानून में परिवर्तित करना। हालांकि वर्तमान परिदृश्य से पता चलता है कि समाज के भविष्य को आकार देने वाली व्यापक अधिक सूक्ष्म चिंताओं पर ध्यान देने में के बजाय सारा फोकस तत्काल जरूरतों को पूरा करने और स्थानांतरित हो गया है। एक बात आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग ही बताइए, अगर हम लोग वोटर अगर आप देखिए शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के नाम पर, नौकरी के नाम पर, इन मुद्दों पर अगर हम लोग वोट देते हैं तो राजनेताओं की मजबूरी हो जाती है कि वो यही मुद्दे लेकर चलते, इन्हीं पर काम करते। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्री पर हम लोग कि जिसने जितनी बड़ी घोषणाएं की हो, जो जितना फायदा दे रहा है तत्काल में, उसी को वोट दे रहे हैं। तो हर पार्टी की वो मजबूरी भी बनते जा रही। तो राजनीतिक पार्टियां, नेता भी उतने जिम्मेदार हैं और मुझे तक लगता है कि मतदाता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दबाव के आगे झुकना, निर्वाचित प्रतिनिधि वोटों की तलाश में अल्पकालिक समाधान, त्वरित संतुष्टि की पेशकश के दबाव के आगे झुक सकते हैं। चुनौती तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली नीतियां तैयार करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में है। निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका मुक्त सुविधाओं और अल्पकालिक लाभ के माध्यम से कहीं अधिक है और इसमें एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना शामिल है जो आने वाले वर्षों में राष्ट्र की समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करे।
इसी तरह मतदाताओं को तत्काल इच्छाओं से परे सजग विकल्प चुनने की जिम्मेदारी अपनानी चाहिए। उनके निर्णय का समाज के ताने माने पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव का आकलन करना आना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल चुनावी वादों को पूरा करने तक सीमित नहीं है और इसमें शासन की जटिलताओं के बारे में जनता को शिक्षित और जागरूक करने का कर्तव्य शामिल है। लोकतंत्र की जटिल रूपरेखा में राजनीतिक दल देश के भविष्य के वास्तुकार के रूप में कार्य करते हैं। उनकी विचारधारा, घोषणा पत्र और नेतृत्व शासन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी दीर्घकालिक विकास पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने की मौजूदा प्रवृत्ति ने एक स्थायी लोकतांत्रिक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक दलों को अपने स्वार्थ के आगे झुकने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों को आकार देना चाहिए। और आप लोग अक्सर देखते होंगे जहां भी चुनाव होते हैं वहां फ्री की बातें दिखाई देती हैं। कहीं नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें आप लोग कम ही सुनाई देती हैं। आप समझ रहे हैं? सुधरे निर्वाचित प्रतिनिधि। आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिकता में बदलाव जरूरी है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को तत्काल पुरस्कारों के प्रलोभन से ऊपर उठना चाहिए और एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो अगले चुनाव चक्र से आगे तक फैला हो और इसके साथ ही मतदाताओं को अल्पकालिक लाभ के आकर्षण से आगे बढ़कर उन नेताओं को महत्व देना चाहिए जो राष्ट्र के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। तीव्र सूचना प्रवाह और निरंतर कनेक्टिविटी के युग में चुनावों के दौरान मतदाताओं पर विकल्पों की बौछार हो जाती है और उन्हें तत्काल संतुष्टि के आकर्षण से दूर रहने का साहस और दृढ़ विश्वास लाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनेताओं और मतदाताओं के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव ने इस मिथ्याभास में योगदान दिया है। राजनेता जिन्हें कभी व्यापक भलाई के लिए काम करने वाले लोक सेवक के रूप में देखा जाता था, अब मतदाताओं को ग्राहक के रूप में देखते हैं। अपना वोट सुरक्षित करने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के दूरगामी परिणाम होंगे। विशेषकर मध्यम वर्ग के लिए तात्कालिक इच्छाओं को पूरा करने का चुनावी रणनीति अक्सर दीर्घकालिक योजना की कीमत पर आर्थिक रूप से वंचितों का पक्ष लेती है। मुफ्त सुविधाएं और अल्पकालिक राहत कार्यक्रमों के तहत मध्य वर्ग इन लाभों के लिए योग्य नहीं हो सकता है, लिहाजा वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है। इस प्रतिमान में संसाधनों से सच्चित अमीर वर्ग सरकारी हस्तक्षेप पर कम निर्भर है। राजनीतिक माहौल चाहे जो भी हो, वे अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी ओर गरीब अपनी कमजोरी के कारण मुफ्त चीजों और अल्पकालिक लाभों के प्राथमिक प्राप्तकर्ता बन सकते हैं। असमंजस में उलझा मध्य वर्ग सतत विकास और आर्थिक वृद्धि की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रतिनिधित्व पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह बढ़ता हुआ सामाजिक आर्थिक अंतर सवाल पैदा करता है, क्या व्यवस्था टूट गई? क्या लोकतंत्र जैसे प्रतिनिधित्व और सामूहिक निर्णय लेने का एक तंत्र बनाया गया और अपनी मंशा के अनुरूप कार्य कर रहा है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। भैया प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आपको देना है, इंटरव्यू आप लिखेंगे, आप देंगे इंटरव्यू और निबंध आप लिखेंगे, आंसर राइटिंग तो आप लिखेंगे कि हम लिखेंगे? तो आपकी तो सोच होना चाहिए। सभी की भागीदारी से संभव समतामूलक विकास। प्रत्येक हितधारक समतामूलक विकास के लिए लोकतंत्र को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और इस प्रयास के केंद्र में मतदाताओं को शिक्षित करना अनिवार्य है, जागरूक करना। एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक जागरूक नागरिक मूल आधार है। ऐसे में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और उम्मीदवारों के बारे में विश्वसनीय जानकारी तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक नेताओं के व्यवहार भी आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। ऐसे में चुनावी सफलता के लिए अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को छोड़कर दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को अपनाना चाहिए। सतत विकास के लिए आवश्यक बलिदानों के बारे में खुली बातचीत सरकारी दृष्टिकोण की परिभाषित विशेषताएं बननी चाहिए। यह पुनर्निर्देशन राजनीतिक विमर्श को तत्कालिक लाभ के आकर्षण से लेकर समय के साथ एक लचीले समाज के निर्माण तक बढ़ा सकता है। और इसके अलावा आर्थिक नीतियां समावेशी होनी चाहिए जो समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए तैयार की गई हों और जिसमें मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए। लक्ष्य नीतियां विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं और जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास से कुछ चुनिंदा लोगों के बजाय पूरे देश को लाभ हो। मैदान को समतल करने के लिए राजनीतिक अभियान के वित्त पोषण पर पुनर्विचार आवश्यक है। इस पहलू में सुधार करने से सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं, राजनीतिक आवाजों में विविधता को बढ़ावा मिलता है और व्यापक प्रचार के अनुचित प्रभाव को कम किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शासन को सशक्त बनाने से एक उत्तरदायी और जवाबदेही राजनीतिक व्यवस्था में योगदान मिलता है। स्थानीय प्रतिनिधि विकसित शक्तियों के साथ दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बैठाते हुए चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सक्रिय भागीदारी और सार्वजनिक वार्तालाप नागरिकों को जवाबदेही की मांग करने और दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए सशक्त बनाती है।
नीति केंद्रित अभियानों के माध्यम से राजनीतिक फोकस को लोक लुभावन उपायों से व्यापक नीतियों पर स्थानांतरित कर निरंतर विकास पर जोर देते हुए चुनावी परिदृश्य को नया आकार दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और मजबूत आंतरिक तंत्र जो नीतियों की पारदर्शिता और जांच को बढ़ावा देते हैं, आंतरिक ऑडिट के साथ मिलकर पार्टी के लक्ष्यों को देश के दीर्घकालिक हितों के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल अपने सदस्यों को शासन की पेचीदगियों के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिससे अल्पकालिक वाद के परिणामों के प्रति जागरूक एक जिम्मेदार राजनीतिक वर्ग तैयार करने में मदद मिलती है। एकजुट होकर ये रणनीतियां लोकतांत्रिक व्यवस्था में योगदान कर सकती हैं जो समान विकास को प्राथमिकता देती है और समय की कसौटी पर खरी उतरती है। तो आप देखेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर दीर्घकालिक विकास चाहिए तो ये सब से हटकर कुछ अलग करना पड़ेगा। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी, रोजगार की बात करनी पड़ेगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में परीक्षा, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, रायपुर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2020 की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। सनातन परंपरा से साक्षात्कार, जो आप देखते हैं कि प्रयागराज में नई पीढ़ी को सनातन की परंपराओं से परिचित कराती है अभिभावक, तो उसी की बात हो रही है। कई बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और मैं कहता हूं कि देखिए अब कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो इस पर आर्टिकल लिखते जाते रहेंगे। तो एक बार एक सामान्य जानकारी रखिएगा और बाकी क्या फिर बार बार उस पर रिपीट करना, बातें करना, मुझे लगता है कि टाइम भी आपका बर्बाद होगा। और फिर भी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। धन्यवाद।